हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टूडियो। स्टडी आईक्यू स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा पद्धति के बारे में। लगातार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर नई शिक्षा पद्धति क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नई शिक्षा पद्धति 2020 को लागू कर दिया है। ठीक है, इसमें नई शिक्षा पद्धति होती क्या है पहले ये जान लें। शिक्षा पद्धति किसी भी देश का जो शिक्षा का सिद्धांत होता है कि 0 से लेकर ऊपर तक बच्चे किस तरीके से किस किस स्टेज से जाके पढ़ाई करेंगे, यही शिक्षा पद्धति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में शिक्षा पद्धति फर्स्ट NEP, फर्स्ट मतलब पहली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी? ये 1968 में लागू की थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारी इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में पहली बार नई शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। ठीक है, तो पहली शिक्षा पद्धति 1968 में लागू की गई थी। उसके बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में दूसरी शिक्षा पद्धति लागू की, अर्थात उसको चेंज करके कुछ अपने नए नियम बनाए और उस आधार पर नई शिक्षा पद्धति को लागू किया। ये कब लागू हुई? 1986 में। उसके बाद 1992 में P नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। उसमें 1986 की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कुछ चेंजेज करके कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया और उसके बाद में उसे 92 में लागू कर दिया गया। हालांकि ये पद्धति 1986 की ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में तब से लेकर अभी तक कोई शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं हुआ, लगातार वही शिक्षा पद्धति चली आ रही थी। उसके बाद में सन 2020 में 2020 में थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा पद्धति आई, जो मोदी गवर्नमेंट के समय में आई, इस समय जो अभी इस टाइम पे आई हुई है। इस शिक्षा पद्धति के लिए जो मोदी गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी बनाई थी नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, जो जून 2017 में इन्होंने इसको बनाया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इस शिक्षा पद्धति जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में मई 2019 में इन्होंने इस के लिए कंप्लीट रिपोर्ट बना करके मोदी सरकार को सौंप दी कि जो नई शिक्षा पद्धति होगी वो इस तरीके की होगी, इसमें ये होगा, इस तरीके से इन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर मई 2019 में मोदी गवर्नमेंट को सौंप दी। ठीक, उसके बाद में इस शिक्षा पद्धति में था क्या? देखिए, अब शुरू करते हैं शिक्षा पद्धति के बारे में। बात थी पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो 10+2 इस टाइप की शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, मतलब 10th तक लगातार उसी तरीके से वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने। उसके बाद में जब 2 अर्थात 11th-12th में जाएंगे उसके बाद से कुछ परिवर्तन होते थे, सिलेबस चेंज होना, सब्जेक्ट लेना, बायोलॉजी लेना, मैथ्स लेना, इस टाइप से चेंजेज 11th और 12th में हुआ करते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने अब जो लागू की है वो है 5+3+3+4 शिक्षा पद्धति। अब जो शिक्षा पद्धति है वो किस टाइप की है? 5+3+3+4। ठीक है, तो जानते हैं 5+3+3+4 क्या है। 5, पहले 5 को देखते हैं क्या है। फाउंडेशन, जब फाउंडेशन स्टेज मतलब बच्चा जब छोटा होगा, बिल्कुल 0 से लेकर बात करेंगे। पहले शिक्षा जो स्टार्ट होती थी वो फर्स्ट से स्टार्ट होती थी। पहले समय में जो 10+2 शिक्षा प्रणाली थी वो फर्स्ट से स्टार्ट होती थी, कक्षा 1 से। लेकिन अब जो शिक्षा पद्धति है वो KG से स्टार्ट होगी, जो क्लास बच्चों की स्टार्ट होगी वो KG से। तब एज थी बच्चों की 6, मतलब जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तो जब फर्स्ट में एडमिशन दिलाया जाता था। लेकिन अब बच्चे को 3 साल की उम्र में KG में एडमिशन दिलाया जाएगा। देखो, 6 साल की उम्र में फर्स्ट में एडमिशन होगा, लेकिन उसको नीचे ले जाया गया। जो 3 क्लासेस हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं हुआ करते थे उनको भी ऐड कर दिया गया। KG, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 क्लास बन करके हमारा फाउंडेशन स्टेज बनेगा। कौन कौन से क्लास? KG, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। ये
मतलब 3 साल का बच्चा जब होगा तो उसका एडमिशन केजी में कराया जाएगा, 4 में फर्स्ट वो LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट। जब फर्स्ट में बच्चा जाएगा तो उसकी उम्र 6 साल ही होगी। तो उम्र में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसकी उम्र जो नीचे थे नीचे वाले क्लासेज में दे दी गई। तो बच्चे का एडमिशन 6 से KG से होगा, वो उसकी उम्र 3 साल की होगी, और सेकेंड में जो पहुँचेगा तो उसकी उम्र 8 साल हो जाएगी। तो इतना चेंजेज हुआ है, पहले फर्स्ट से होता था, अब KG से होगा। हालांकि ये चल रहा था हमारे यहाँ, लेकिन ये हमारी पद्धति में नहीं था। ठीक है, इस तरीके से 5 क्लासेज आ गए, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, 5 हो गए। पहले 5 का मतलब ये है। और इसमें ये बच्चे की उम्र कितनी होगी, 8 में से 3 गया, 5 साल की उम्र में ये 5 क्लासेस उसको कंप्लीट करने होंगे। ठीक, उसके बाद में बात करेंगे 3। फिर बच्चा जब 3rd क्लास में जाएगा, 3rd से 5th एक स्टेज रहेगी जिसको बोलेंगे प्राइमरी या प्रिपरेटरी। ठीक, प्रिपरेटरी स्टेज में 3rd से 5th रहेगा, मतलब 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, इन 3 क्लासेस में बच्चा पढ़ेगा। और इसमें उसकी उम्र 8 to 11, तब तक बच्चे की उम्र 8 से 11 होगी। ये स्टेज गवर्नमेंट ने अपने मानक में तय किए हैं। तब 8 to 11 वर्ष की उम्र में वो 3rd से 5th क्लास को अटेंड कर लेगा। ठीक, उसके बाद में जब मिडिल आएगा, मिडिल में 6th to 8th, अगले जो 3 हैं इनका मतलब है कि बच्चा जब 6 में जाएगा क्लास में तो ये मिडिल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, मिडिल स्टेज में आने के बाद में कक्षा 8 तक मिडिल स्टेज रहेगी। इसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 हो जाएगी, मतलब 11 साल से 14 साल की उम्र तक बच्चा मिडिल स्टेज में रहेगा, अर्थात जिसको अभी इस टाइम पे जूनियर बोलते हैं। अभी इस टाइम पे जूनियर बोलते हैं, वही जूनियर मिडिल स्टेज पे आ जाएगा। बच्चा 6 से लेकर 8 तक मिडिल स्टेज में पढ़ेगा जब इसकी उम्र 11 से 14 की होगी। उसके बाद में ये 3 साल हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गए, बचे 4। अब बच्चा जैसे ही कक्षा 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, 9th में पहुँचेगा, 9 से 12 तक, तो 9 से 4 साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तब बच्चे की उम्र 14 से 18 साल की उम्र होगी, अर्थात 18 साल में बच्चे को इंटर क्वालिफाई करा देना है। ये है नई शिक्षा पद्धति। ठीक है, इस तरीके से 10+2 को चेंज किया गया, 5, 3, 3+4, इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में क्या पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा या प्री प्राइमरी टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चों को बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। और एक चीज़ इसमें आप लोगों को ज्ञान रखना है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है, यहाँ तक बच्चों की लोकल लैंग्वेज में होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, आपके यहाँ हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको हिंदी में नॉलेज दिया जाएगा। आप महाराष्ट्र से हो तो आप मराठा जानते हो तो मराठी बोली में दिया जाएगा। तमिल के हो, तमिल, तेलुगु, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। तो कक्षा 5 तक बच्चे को, अर्थात प्राइमरी लेवल तक बच्चे को अनिवार्य कर दिया गया है कि उसे लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना होगा। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद में मिडिल स्टेज जो आएगी, इसमें ऑप्शनल है कि आप जो स्कूल चाहें तो उसे लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकता है, नहीं चाहे तो वो चेंज करवा सकता है। ठीक है, बाकी आगे तो बाईलैंग्वेज होगा कि, और इनमें जो पेपर एग्ज़ाम होगा उसमें भी बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में भी पेपर आएगा। उसके बाद में अन्य जो चेंजेज हुए गवर्नमेंट ने, क्या महत्वपूर्ण चेंजेज हैं वो जानते हैं। महत्वपूर्ण चेंजेज ये हैं कि कक्षा 6 के बाद में आप लोगों को प्रोग्रामिंग टाइप का कंप्यूटर से बेस्ड, जैसे विदेशों में होता है कि बच्चे कक्षा 6 से 8 में पहुंचते हैं और एप्लीकेशन बना डालते हैं, सॉफ्टवेयर बना डालते हैं, वो चीज़ यहाँ से कक्षा 6 से लागू कर दी जाएगी कि आप लोग यहाँ पे जो भी है सीखेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज गहन करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कक्षा 6 से ही आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप कराई जाएगी, जैसे अगर आपने कोई चीज़ किसी भी चीज़ में पढ़ा, उसके बारे में नॉलेज गहन किया, उसके बाद में उससे आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज किसी कंपनी में जाके किसी भी तरीके से गवर्नमेंट उसको करवाएगी। ये सब 6 क्लास से ही लागू कर दिया जाएगा। पहले ये नहीं हुआ करता था। इंटर्नशिप कहीं 12th के बाद में ग्रेजुएशन में जब भी होती थी वो भी कोई वैलिड नहीं थी। अर्थात आपको वोकेशनल, व्यावसायिक कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ से आपके सिलेबस में जोड़ी जाएंगी ताकि आप जो इंटर के बाद में निकलें तो कुछ सीख के निकलें। जैसे हो सकता है आप इंटर तक पढ़ते ही पढ़ते प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट बन जाएं, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग कहाँ से सिखाई जा रही, 6th से सिखा रही। 6th 8th, ये जहाँ 6 पे आप आए यहीं से आपको ये चीज़ सब्जेक्ट में जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से आपको लगातार नॉलेज होता चला जाएगा और आप व्यावसायिक में काफ़ी उच्च हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं
लैंग्वेज मैंने बता दिया है, लोकल लैंग्वेज कक्षा 5 तक रहेगी। कक्षा 5 तक आपको जो भी स्कूल पढ़ाएगा वो लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाएगा, ठीक। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा पूछता है कि बोर्ड एग्ज़ाम सर क्या होंगे या नहीं होंगे, नई शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके यथावत रहेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके यथावत रहेंगे, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेज किया गया, आप में थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा चेंज जिसे बोलेंगे सेमेस्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे? सेमेस्टर वाइज, अर्थात अब आप लोगों को टेंशन नहीं है। जैसे आप हाई स्कूल में हैं तो आपको हाई स्कूल में 2 बार एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, 6 महीने और 6 महीने। और 6 महीने पहले की पढ़ाई जो आपने पढ़ा उसका एग्ज़ाम देना है, फिर आपने लास्ट के 6 महीने पढ़ा उसका एग्ज़ाम देना है। अर्थात जो सेमेस्टर प्रणाली होती है वो लागू हो गई। अर्थात साल में आपको, जिसको हाफ ईयरली और एनुअल बोलते हो, अब आप हाफ ईयरली नहीं रहा, हाफ ईयरली का जो रिज़ल्ट आएगा उसका और एनुअल का जो रिज़ल्ट आएगा उसका, दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार की जाएगी। बात समझ में आई? जो बोर्ड होगा वो कैसा होगा कि 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। जो हाफ ईयरली होता है वो हाफ ईयरली नहीं है कि उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसके नंबर प्लस आप जो एनुअल होगा उसके नंबर, दोनों को कंबाइंड करके आपकी एक मार्कशीट तैयार की जाएगी, ठीक है। यही प्रणाली आपके इंटरमीडिएट में होगी। इंटरमीडिएट में भी आपको 2 बार एग्ज़ाम होगा। पहले 6 महीने आपने जो पढ़ा उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 6 महीने आपने जो पढ़ा उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोनों का एग्ज़ाम होने के बाद में आपको जो मार्कशीट बन के आएगी वो फाइनल दोनों को देख के बनाई जाएगी, ठीक। इस तरीके से आई होप कि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन में क्या होगा? ग्रेजुएशन यहाँ से जब स्टार्ट होगा जैसे ही, तो अब मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे। जैसे पहले क्या हो जाता था कि मैंने बीएससी स्टार्ट की 1 साल की, उसके बाद में मेरा मन किया कि नहीं यार मुझे दूसरा वोकेशनल कोर्स करना होगा, तो मैंने यहाँ से छोड़ दी बीएससी, मैंने 1 साल की छोड़ दी, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा पद्धति आई इसमें उसका अस्तित्व रहेगा। मुझे 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स। पहले साल अगर मैंने बीएससी की और छोड़ दी तो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो हमें एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर हमने 3 साल की बीएससी कंप्लीट कर ली तो मुझे डिग्री मिल जाएगी, 3 साल में हमें डिग्री मिल जाएगी। और अब बीएससी 4 साल की होगी, जिसमें 4 साल में डिग्री विद ऑनर्स। अगर हमने 4 साल की कंप्लीट की तो डिग्री जो मिलेगी वो शोध के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी? शोध के साथ मिलेगी। अगर हम इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो अगर मैंने 3 ईयर की डिग्री की हुई है, 3 साल कंप्लीट किया है, तो हमें जो एमए या एमएससी जो भी करेंगे 2 साल का करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैंने 4 साल का किया है तो हमें केवल 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा क्या इसमें चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो मुझे अब टेंशन नहीं है कि मैंने 1 साल बीएससी की, 2 साल की, 3 साल की, जब मन करे तब लीव कर जाओ, दूसरी स्ट्रीम चूज कर सकते हो आप। उसके बाद में बात करते हैं एमफिल। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक एमफिल डिग्री होती है, मुझे करनी पड़ती है पीएचडी करने से पहले। उसको नई शिक्षा पद्धति में हटा दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट आपकी पीएचडी होगी, पीएचडी अपने मानकों पे होगी, ठीक। हाँ, एक बात और मैं सेकेंडरी लेवल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों की एक टेंशन और दूर हो गई। जैसे मेरे ही ले लो कि मुझे बायोलॉजी और मैथ्स दोनों बहुत पसंद है, लेकिन जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों एक साथ नहीं ले सकता था, या तो मैथ्स ले सकता था या बायोलॉजी ले सकता था। इसके लिए पूल वाइज आप लोगों को बनाया गया। अब आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र होंगे कि आप बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ सकते हैं। आपको सब्जेक्ट का बाउंडेशन कुछ नहीं होगा, देयर आर नो बाउंडेशन, ओके। कि आप ऐसा नहीं कि आपने साइंस साइड ले ली, साइंस साइड में आपको मैथ्स ले ली, मैथ्स के बाद में आप फिजिक्स के बायोलॉजी में नहीं ले सकते। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाओगे कि मुझे बायोलॉजी लेनी है, मैथ्स लेनी है या केमिस्ट्री, फिजिक्स। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री के साथ आप चाहते हो मुझे बायोलॉजी लेनी है, तो इस समय जो 10+2 शिक्षा प्रणाली थी उसके अकॉर्डिंग आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली आई है उसके अकॉर्डिंग आप बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हो। आपको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे, मैथ्स ले लो और ज्योग्राफी ले लो, आप उसके आधार पे अपने आप को हैंडल कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो,
ठीक है। इस तरीके से ये बहुत बड़ी सावधानी आ गई हम लोगों के लिए। इस तरीके से बहुत से चेंजेज हुए, जो हमारी जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। इस तरीके से अगर अब हम लोग पढ़ेंगे और जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है सिस्टम, इसी के आधार पे अगर फॉलो होता है तो रियल में एक महान शिक्षा पद्धति कही जाएगी। बट ये फॉलो नहीं होती। एक चीज़ और, जीडीपी का गवर्नमेंट ने जो लागू किया है, उसने कहा है कि जो जीडीपी होगी उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इतना खर्च कभी नहीं हो पाता। खर्चा होता है 4.42, 43 इस टाइप से, इतना परसेंट ही जीडीपी का शिक्षा पे खर्चा हो पाता है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इसको सख्ती से लागू करती है और इसी तरीके से शिक्षा प्रणाली चलती है, तो रियल में जो स्टूडेंट 12th के बाद निकलेगा वो किसी न किसी स्किलफुल होगा, किसी न किसी काम में कुशल होगा, अपने आप में कुछ करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद मेरे हेल्पर ही करने के लिए बाहर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके से शिक्षा पद्धति ये लागू हुई है, आप यहाँ पे जब पहुँचोगे 12th के बाद में, तो आप किसी न किसी एक क्षेत्र में स्किलफुल होगे, आप कुशल होगे। अभी तक हम 12th तक पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, बीएससी करने के बाद पता चलता है बहुत सारे बाहर हेल्पर ही करते हैं। हेल्पर ही क्यों करना पड़ता है? इसका कारण केवल एक ही है कि हम किसी भी एक काम में कुशल नहीं हैं। अगर हम किसी भी एक काम को लेकर उसमें कुशलता हासिल कर लेते हैं तो हमें हेल्परी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चों, अगर कोई भी कन्फ्यूजन इस शिक्षा पद्धति के बारे में, कोई भी अगर क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गया हो, तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट करके या व्हाट्सएप करके किसी भी तरीके से आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। टिल देन बाय।